राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आज गप होनी है और गप तब होती है जब कुछ प्लान ना हो, कोई सवाल, कोई एजेंडा, कोई टॉकिंग पॉइंट्स, कुछ नहीं, सिर्फ गप होनी है। और गप किसके साथ होती है? एक तो उस दोस्त के साथ होती है जिससे आप रोज मिलते हो, लेकिन असल गप होती है उस दोस्त के साथ जिससे बहुत अरसे बाद मिले, इसलिए कि नहीं मालूम कहां से बात शुरू करनी है, अरे क्या पूछना है, क्या बताना है। आज मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे कुछ ऐसी सूरत हाल है। हमारे एक ऐसे दोस्त के इसने और मैंने तकरीबन आगे पीछे ही टेलीविज़न पे अपने करियर का आगाज़ किया। इन्होंने अदाकारी से, मैंने शो होस्टिंग से, और इनकी अदाकारी फिर होते 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 इनको डायरेक्शन की तरफ ले गई। फिर ये कराची चले गए और इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग टीवी ड्रामा के डायरेक्टर्स में इनका शुमार होता है। आज कुछ इनके दिल की पोटली खोलेंगे। काफ़ी इवेंटफुल ज़िंदगी इनकी अपनी भी रही है, मतलब इनके ऊपर भी एक कहानी लिखी जाए तो वो भी सुपर हिट होगी। आई एम सो वेरी हैप्पी कि बहुत साल पहले इसी पीटीवी इस्लामाबाद के बहुत ही सुपर डुपर हिट ड्रामे बंधन, जिसने बहुत से स्टार्स बनाए, उस बंधन के बॉबी आज मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तौसीफ? बॉबी कैसे हो? मैं अच्छी तरह से हूँ और आपको देख के हैरान हो रहा हूँ, आप पहले से भी अच्छे हैं। और इतने ज़मानों बाद मुलाकात हुई हमारी, है ना, बहुत साल बीत गए। कितने अरसे बाद किसी ने तुम्हें बॉबी कहा? हाँ, बस बंधन के बाद एक आध साल तो कहते रहे, उसके बाद आपने कहा है मुझे। वैसे चलो स्टार्ट वहीं से करते हैं। बंधन क्या था? मतलब एक उस जमाने में एक आज तक लोग याद करते हैं उसे। What was in it? क्या था उसमें? मैं उसमें एक तो रोल नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो करते करते उससे कुछ पहले पीटीवी के जो आहन वगैरह थे उनमें थोड़े मेरे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। हाँ। तो ये एक बड़ा स्पोर्टिंग सा कैरेक्टर था। नादिया थी, नुमान मसूद थे, उनके बीच में एक छोटा सा दुम चल रहा था। तो मैंने तारिक मिराज साहब से कहा कि यार ये तो मैं नहीं कर रहा, मेरा कुछ उस वक्त कुछ जॉब वॉब प्लान कर रहा था, कुछ और आगे पढ़ना प्लान कर रहा। तो उन्होंने कहा चल भाई करना है तुम्हें। बस मैंने बड़ी बेदिली से किया। अब वो प्ले चूँकि उसकी अपनी स्टोरी, उसकी लक होती है हर प्रोजेक्ट की, आपको पता है, तो वो ज़रा नज़रों में आ गया बहुत। तो वो ज़रा थोड़ा सा डिस्कस हो गया ज़्यादा। बाकी मेरे एंड से कोई इसमें ना कि कोई ऐसी इनपुट थी, ना ही कोई मैंने बहुत कोई अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ। बस ऐसे ही था मेरे लिए, वो ऐसे ही एक चलती बात थी। आप अब लिखते भी हो और बहुत से अपने प्रोजेक्ट्स खुद लिख रहे होते हो। लिखना ज़्यादा मुश्किल है, अदाकारी ज़्यादा मुश्किल है, या हिदायतकारी? मुश्किल तो वही है जिसे अल्लाह मुश्किल बना दे, और आसान वही है जिसे अल्लाह आसान बनाए। एक टाइम मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त एक ऐसा आता है हर प्रोफेशनल पे कि वो किसी फ़्लो में बहते बहते किसी एक मकाम पे पहुँच जाता है। वहाँ से खड़े होकर मंजिल को देखते हो, कहते नहीं मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है और मैं यहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है ये भी मंजिल नहीं है, मकाम है। तो मेरे साथ एवोल्यूशन का यही प्रोसेस साल हर साल से, लाइक जैसे आपने जिक्र किया, मैंने 90s में हमने ज्वाइन किया पीटीवी। मैं उस वक्त पढ़ रहा था, कुछ हालात ऐसे हो गए, वालिद साहब का कंस्ट्रक्शन का अच्छा सा बिज़नेस था, वो फिर चाह रहे थे कि मैं पुलिस में जाऊँ, वकालत करूँ। मुझे शौक़ था कि मैं कोई फिल्म बनाऊँ, कोई लिखूँ, स्क्रिप्ट लिखूँ, कोई थोड़ा लिटरेचर से उस वक्त था शगफ। पढ़ता मैं 10th में था, और हालात जब वालिद साहब के ख़राब हुए तो अब आगे सिलसिला समझ नहीं आ रहा था क्या करूँगा। तो वो करते करते एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि मैं फिर प्राइवेटली पढ़ने लगा। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं एक पाकिस्तान के लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करता था और मेरे बच्चे थे। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, तो मेरे साथ मेरा एडिटर और मैं एक शो करता था, एक रोड शो होता था, एक सोशो पोलिटिकल, उन्हीं के चैनल पे। तो हम लोग अपना रिकॉर्डिंग करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जाते थे अपने ऑफिस से उठ के। तो मेरे साथ मेरा एक कैमरामैन होता था और एडिटर होता था, और हम मैथ्स कॉम की क्लासेस करते थे। और मैंने वो सारी जो एजुकेशन और वो सारी मेरी एवोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिकल, लाइक मुझे याद है कि हमारे टीचर मुझे रोस्ट्रम पे बुलाते थे और कहते थे तुम शो कर रहे हो तो आओ, तुम पहले ये बात करो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल पहले था मेरा, एजुकेशन साथ साथ चलती रही। इसी तरह ये स्क्रिप्ट का मामला हुआ। मेरा ड्रामा यहाँ से हम इस्लामाबाद से करते करते गए, वहाँ मैं न्यूज़ के एक चैनल में एक अच्छी मुलाजमत कर रहा था, प्रोग्राम्स मैनेजर था इदारे में। मेरा कोई स्क्रिप्ट राइटिंग का या ड्रामे की तरफ आने का एक ज़माने तक कोई प्लान नहीं था। और मुझे कई दफ़ा इदारे ने कहा भी, उनका एक एंटरटेनमेंट चैनल भी था, कि तुम भाई ये करो, टेलीफिल्म कर लो, 5-7 ब्रांडेड फिल्म आई हुई हैं, तुम कर लो, तुम थोड़े बहुत वहाँ छोटे मोटे इश्तिहार भी बनाते थे इस्लामाबाद में।
नहीं नहीं, मैं एक शो करता हूँ, सुबह कैमरा उठा के जाता हूँ बहुत अर्ली, शाम तक एक अच्छी स्टोरी लेके आता हूँ, मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, एक सोशियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, आई एम हैप्पी। 2-4 लोग एक्शन ले लेते थे, कोई अच्छा सा फ़ोन आ गया किसी एक अच्छी शख्सियत का कि यार जिनको लोग बड़ा बुरा भला कह रहे होते थे, वो मुझे दिल की बात करता था मेरे साथ, बड़े बड़े लोग उस वक्त ना हुकूमती इदारों में। तो मैंने ये समझा कि मैं शायद अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहा हूँ, और जो मैंने करना था इस दुनिया में, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया, वो बस हो रहा है और अब मैं पहुंच गया हूँ। एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो रहा है, जो अभी भी मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं यहाँ इस प्लैनेट अर्थ पे क्यों भेजा गया हूँ। क्या फसलें उजाड़ने के लिए, क्या लोगों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, क्या नफरतें बांटने के लिए। तो मैं डेली सोचता हूँ और उसी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, कर रहा होता हूँ। तो मुझे पर्पस लगा, लेकिन वो पर्पस क्या था, देखा मैंने कि भाई मेरी तो फैमिली किस तरह सफ़र कर रही है, मैं तो टाइम ही नहीं दे पाता, ना वालिदैन को मिल सकता हूँ, ना बीवी बच्चों को। उसी दौरान अर्थक्वेक आया, वो करते करते खैर जब फ्लड आया 2010 का, तो मैं बाय रोड ट्रैवल कर रहा था, इस्लामाबाद से निकला, मियाँ वाली करते करते मैनेजमेंट ने कहा कि सिंध आ जाइए, यहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं। और मैं 90 डेज़ के लिए सिंध गया फ्लड कवर करने, उसके बाद कराची टिक गया। फिर जो बात आपने की, बात लंबी होगी थोड़ी सी, नहीं मैंने आपको बहुत सारे सवाल इसलिए अवॉइड कर दिए कि वो आगे चले। यही तो एंजॉय कर रहा हूँ। फिर वहाँ जब मैं कराची रुका तो कुछ तकदीर का मामला ऐसा होता है कि वो एक ड्रामा आया और मैंने जो पहला प्ले लिखा सीता बागड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, चूँकि मीडिया को थोड़ा सा हर इंसान को जो भी जिस फील्ड में होता है उसको समझ आती है यार इस इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने शाइनिंग स्टार्स, एक आदमी न्यूज़ का 7-8 साल से शोज़ का शो कर रहा है और वो कर रहा है कि यार के 500-700 शोज़ करने के बाद वो ड्रामे में भी आ जाए तो क्या बड़ी बात है। तो उसको चूँकि मैंने एक केस किया था जिसके ऊपर एक्शन भी था उस वक्त के मिनिस्टर का, सीता बागड़ी मर्डर केस, एग्जैक्टली उसी पे वो आपने उसी पे लिखा। तो मुझे किसी ने कहा यार ये ड्रामा यूँ, फिर वो शूट भी ऐसा हो गया क्योंकि थोड़ी बहुत कमर्शियल की सेंस थी थोड़ी बहुत, तो वो बड़ा गॉडी सा शूट हो गया वो। तो मुझे कोई पूछता आज भी ना, शशके थे, उसकी प्रमोशन अच्छी थी। फिर इदारे ने बहुत शौक से किया। तो मैंने कहा यार गुजरांवाला में तो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान ट्रैवल कर चुका था और क्लेम करता था उस वक्त से, झूठा ही दावा होगा यकीनन, कि 72% पाकिस्तान मैंने कवर किया ऑन रिकॉर्ड, रिपोर्ट किया अपने मुल्क को। ठीक। गुजरांवाला में, गुजरात में, लाहौर में भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोगों को नहीं पता होगा कि हिंदू कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है कराची में और सिंध में। एक आम आदमी को उस तरह उनके मसाइल क्या हैं, और चूँकि मैं रिपोर्ट कर रहा था सिंध में, तो वो सीता बागड़ी करते 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 वो फिर ड्रामे में हो गया। तो ये इस तरह से है। मुझे ये बताइए इकबाल के आजकल हमने हमेशा सुना, आपने, हमने, हमारे असातिज़ा भी कॉमन है कि जी डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, लेकिन इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ड्रामा बन रहा है, क्या ये रोल अब बदल गया है? क्या आप लाइन प्रोड्यूसर, या जिसने जो ये कहता है अरे भैया ये दिन में मुझे 8 सीन या 7 सीन या 6 सीन या 11 सीन चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब उधर से, मतलब मायरा खान की डेट्स उधर, सबा कमर ने उधर आके शूट पे जाना, मतलब उस सारी कमर्शियल सारी मैनेजमेंट के अंदर क्या आज भी डायरेक्टर ही कैप्टन ऑफ द शिप है, या वो भी कहता है कि अच्छा जी बताएं अब क्या करना है? मैं अभी भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के साथ काम कर रहा हूँ एज फ्रीलांस राइटर डायरेक्टर, और इससे पहले भी जिनके साथ साल मैंने काम किया, उनके कई इदारों को सर्व किया। मुझे इन दोनों जगह पर ये इशू नहीं आया, ये इसीलिए मैं टिका भी इनके साथ रहा। अपनी मेरी एवरेज 8 से 10 सीन की होती है, और वो मैं समझता हूँ क्योंकि प्रोडक्शन बिल, एक्टर की डेट, और हमारा अपना एक, आपको पता है एक डेली एक काम जो करता है उसका हाथ उस पर, अल्लाह ताला का एक सिस्टम ऐसे इंसान की इतनी ज़्यादा उससे जबिल्लत वो है कि वो रवां हो जाता है, तो वो रवानगी आ जाती है। इसलिए इस बात को, मैं भी पहले जब ड्रामा नहीं करता था, न्यूज़ में था, तो मुझे मैनेजमेंट बुलाती थी, मैंने कहा आप पूछेंगे आकर कितने सीन करोगे, तो ये तो मैं नहीं बता सकूँगा, शायद उस दिन एक सीक्वेंस हो और शायद मैं 15 सीन कर लूँ। लेकिन जब मैं इस काम को शुरू किया और रेगुलर बेसिस पे 5 सालों से इसमें एज रेगुलर डायरेक्टर करने लगा, तो मैंने देखा ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अगर अनजस्टिफाइड चीज़ें नहीं हैं और कोई बहुत ही बिलो द लाइन गुफ्तगू नहीं है, तो इस सेट पर लाइट हुई है और 8 सीन आपके और मेरे हैं, इसमें क्या कबाहत है? हम पिछले कई मिनट से बोल रहे हैं, सीन भी ऐसे ही होता है, उसमें यह है कि आपको जियोमेट्रिकली उसको देखना है, उसकी सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शॉट देखनी है, मूव देखनी है, जो मेरा बहुत परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स।
तो 7-8 सीन 9 सीन हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं बड़े आराम से। लाइक मैं आराम से 10 सीन भी कर लेता हूँ, तो मुझे कोई उसमें क्वालिटी पे हम सफ़र नहीं करते। और मेरे जिन इदारों के साथ मैंने काम किया अब तक, मुझे उन्होंने तंग नहीं किया। मुझसे आज तक नहीं उन्होंने पूछा प्ले की रेटिंग क्या आई, प्ले में कितने सीन तुम डेली के करते हो। अगर मैं उस चीज़ में कभी इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मुझे लगता है कि क्वालिटी सफ़र करेगी। तो इकबाल, हमने तो सुना है कि रेटिंग का बड़ा प्रेशर होता है लिखारी पे भी, हिदायतकार पे भी, एक्टर्स पे भी। देखिए बात यह है कि अगर आपको, मैं काम करता हूँ एक ना, तो मैं एक जॉब करता हूँ, आपने मुझे हायर किया है, मैंने आपको अपनी बेस्ट इन आउटपुट के हिसाब से काम दे दिया है। वो हिट होता है नहीं होता, वो एक लक है, वो एक किस्मत की बात है। मैंने आपसे पैसे इस चीज़ के तो नहीं लिए कि ये हिट होगा, मैंने तो अपनी सर्विसेज किया। आई एम अ सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ, तो मैं तो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आपको फैसला करना है कि आपने दोबारा मेरे साथ काम करना है या नहीं, और फिर मुझे भी फैसला करना है अच्छा। कि आपके इदारे के ऊपर अच्छा है, हाँ। इसमें झगड़ा नहीं है, ना प्रेशर है। फिर मुझे भी फैसला करना है कि आपके इदारे का और आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का, आपके कंटेंट का क्या मेयार है जो मैं वक्त दे रहा हूँ अपना। सिर्फ पैसे कमाना अगर मकसद है तो भट्टा खिश्त में ही बड़े पैसे हैं सर, है ना। 10 टांगे रख ले आज भी बंदा, उसको अच्छा सा डेकोरेट कर लो, उसमें बड़े पैसे हैं। तो ये फिर ड्रामे में इतनी मुशक्क़त क्यों उठानी कि सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ, रात 1-2 बजे तक पता ही नहीं होता कि किस हालत में, कोई फ़ोन नहीं ले सकता, कोई अजीब सी हालत। मुझे आपको अपना बेस्ट आउटपुट देना है, वो आपको भी, इवन व्यूअर्स का तो एक बहुत ही अलग मामला है। जिनके पैसे लगे, आपको भी पसंद आया या नहीं आना, ये आपको अगले प्रोजेक्ट पर डिसाइड कर रहे हैं, या बीच में हमारी अगर कोई एग्रीमेंट इस तरह का है तो उस पर तय करना है। अच्छा, ये झगड़ा नहीं है। ये भी एक बात है कि यहाँ इसी सोफे पे बैठ के बड़े बड़े राइटर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स कहते हैं, तो मुझे आज ज़रा, क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती है, आई नो कि तुम मुझे सही से बताओगे, ये वाकई सिर्फ कहने के लिए होता है, या वो जो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता होता कि ये सीन हमारा हिट होगा, या ये कैरेक्टर हिट होगा, या ये सीक्वेंस या ये ट्रैक हिट हो जाएगा, वो अचानक ही पता चलता है कि हिट हो गया या नहीं हुआ, ये वो आजिज़ी होती है या वाकई नहीं पता होता? वो एक आपने अमजद साहब कहना, वो कुछ ऐसी बेयकीनी है वफा की सरजमीनों में जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। तो वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो यकीनी और बेयकीनी का वाला, वो आपने और मैंने एक बात की, उसका सब्सटेंस क्या है, आपका फहम, आपका इदराक, आपकी आगही आपको एक जगह ट्यून कर देती है ज़िंदगी में। और वो प्रोफेशन है, आपका घर है, ज़िंदगी के बाकी मामलात हैं, दिख जाता है। समटाइम आपने भी काम की, इतना काम करते हैं माशाल्लाह, आपको लगता है कि यार ये बात जो है ये वाइब्रेट करेगी, ये लोगों के दिल पे असर करेगी। हमें भी लगता है कि यार ये शॉट लिया है, ये हम ऐसे कहते हैं $1 मिलियन शॉट, ऐसे ही यार ये अवार्ड विनिंग आपने सीन किया है, लाइक इस तरह की बात पता होता है। अब आजी में या नहीं करना चाहता कोई, या वो मैं और जयकार नहीं अपनी करना चाहता, तो उसकी अपनी वो है, लेकिन पता होता है। अगर पता ही नहीं है और अगर हम इतने ही उलूफ हैं और हमें चीज़ों का नहीं पता, फिर कुछ और करना है ना। क्या आज का व्यूअर ज़्यादा चालाक, ज़्यादा ग्रूम, ज़्यादा होशियार हो चुका है? पहले भी था, अब उसके पास टूल आ गया है तनकीद का, और उसको लाइक सोशल मीडिया ने जो उसको पुलिस बना दिया, और उसको वर्दी भी दे दी, और उसको छड़ी भी दे दी, और कुछ भी फैसला भी दे दिया, सब कुछ दे दिया सोशल मीडिया ने। हर आदमी कुछ भी कह सकता है। इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो समझदार तो पहले ही था, उसको उस वक्त भी पता था, वो भोला भाला बना हुआ था। अब जब वो आया अपने मैदान में तो उसने कहा इधर भाई तू ये गलत करता है, तू ये गलत, और मैं उसका बहुत एहतराम कर। आप मुझे कहें यार तुम एक अच्छे आदमी हो, आपकी राय है, मुझे एहतराम करना है। आप कहें तुम बुरे आदमी हो तो क्या मैं लड़ पड़ूंगा, ये भी आपकी राय है, मैं इसका भी एहतराम करता हूँ। आप इस जैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं जब काम करने आया हूँ, या कोई भी डायरेक्टर है, राइटर है, एक्टर है, वो बुरा काम करने तो आया नहीं है, ना ही गलतियाँ करने आया है, ना ही प्रोड्यूसर आया, ना ही चैनल ये चाहता है। चैनल बहुत हमें उस वक्त देखता है कि क्या किया मैंने। इसलिए मैं तनकीद को अब कुछ अरसे से बस ऐसे ही लेता हूँ कि ये आपकी राय है, मुझे इस पर कोई हुज़्न व मलाल नहीं होना चाहिए। बड़े बड़ी दुनिया और इतने इतने बड़े लोगों पे तनकीद हुई, और किस किस लेवल पे हुई, और फ़ी ज़माना में तनकीद को ये समझता हूँ कि एज एन इंस्टीट्यूशन ये ख़त्म हो चुकी है जब से ये सोशल मीडिया आया। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि तनकीद ख़त्म हो गई। अगर आप और मैं एक
जिंदगी की जमा पूंजी लेकर एक प्लाजा बनाते हैं और उसकी बुकिंग करते हैं, बेचते हैं अच्छे कि हम अब वेल ऑफ हो जाएंगे, और हम उसके अंदर बेहतरीन दुनिया का मटेरियल लगाते हैं। 3 लोग जो हमें पसंद, उनको शक्ल ही पसंद नहीं है, वो कहीं लिखना शुरू कर देते हैं कि तौसीक हैदर ने और इकबाल हुसैन ने मिलकर जो प्लाजा बनाया 5 दिन में गिर जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये तनकीद और वो प्रोजेक्ट वो कहाँ गया? क्योंकि उनके पास तो एक्सेस है, उनके पास ना वो पैसे थे ना उनके पास वो वसाइल थे कि वो प्लाजा बनाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बस इतनी सी बात। मैं तनकीद को इतना ही लेता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि प्लीज़ एहतराम करें। किसी ने कहा है कि तुम्हारा काम बुरा है तो ये इस तरह ही लेता हूँ मैं कि जैसे वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वैसे इस अप्रोच के साथ जिंदगी सुकून में भी काफी अल्लाह आ का जाती शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद फिर मिलते हैं और गपशप जारी रखेंगे। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारे साथ इकबाल हुसैन मौजूद हैं, जिन्होंने ऑफ कोर्स अदाकारी से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर शो होस्टिंग, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म जिसे हम कह सकते हैं, और उसके बाद ड्रामा लिखना, और अब तो उड़ना बिछोना ड्रामे की हिदायतकारी है और लिखना भी है। इकबाल, तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी भी बड़ी इवेंटफुल है, बड़ी। अब जब मुड़ के देखते हो तो लगता नहीं है कि ये भी कोई ड्रामा, कोई सोप की कहानी है वैसे? मैं जब कराची गया तो मैंने ये सोचा कि मैं जो यहाँ तक आया हूँ ना, तो मैं इस पे एक किताब लिखूँगा। और आज 10 साल बाद मैं सोचता हूँ मैं उस किताब में क्या लिखूँगा। मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं अक्सर कहता हूँ दिस इज़ इकबाल हुसैन, आई लिव इन टुडे फॉर टुमारो नॉट फॉर यस्टरडे। मेरे लिए कल ख़त्म हो गया। जिस लम्हे मैं यहाँ आपके गेट पे आया था, मुझे वो निकल गया, डिलीट हो गया मेरी फाइल से। मेरे पास ये मोमेंट है और आने वाला मोमेंट, लम्हा मौजूद, उसमें मौजूद हूँ मैं। पिछले में मैं मौजूद नहीं हूँ मेरे लिए, और मैं उसमें ख़त्म हो चुका हूँ। तो इसलिए मेरा जर्नी को थोड़ा सा शायद इस तरह की तरफ है। जैसे अच्छा, फिर वो एक बात पिछले सेगमेंट में रही, कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं मुझे। जैसे मैं सीता की बात करते, मैं जहन से उस वक्त निकल गया। मुझे एक लाइन ने इंस्पायर किया उस दौरान कि जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, और जिसका दिमाग चल जाता है उसकी शादी चल जाती नहीं। एक लाइन आई मेरे पास, तो मैंने प्ले लिखना शुरू किया, जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, ठीक है, और जिसका दिमाग चल जाए शादी उसकी भी नहीं चलती। अच्छा, इस लाइन को मैंने इसी तरह मैं हंसने लगा, ये लाइन आई, फिर मैंने उसको क्राफ्ट करना शुरू किया, उसको बुनना शुरू किया, तो उसके ऊपर एक प्ले पूरे की कहानी आ गई। इसी तरह कोई लाइन, कोई मोमेंट, आपका कोई एक्सप्रेशन, जेस्चर इवन, वो मुझे इंस्पायर करे तो मुझे फिर इतना पुश करता है कि मैं उसके इर्द गिर्द पूरा ऊन का गोला लेके घूमना शुरू हो जाता हूँ, कई दिन, कई रात, कई हफ्ते, कई महीने। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो वो चलते चलते वो हो गया। खैर, हम बात कर रहे थे फिर अगेन वो कराची वाले सेक्टर की। कराची तक तो एक किताब बनती है, वैसे मेरा ख्याल है कराची के बाद फिर दूसरी किताब बनती है। मेरे पास, मैं ये अब समझता हूँ कि आपको पता है, मेरी तो खैर क्या कोई ये आजी वाली बात नहीं, और ये फैशन असल में बहुत सारी चीज़ें मैं जिनमें कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े बैनर्स हैं वो सब फैशन ज़्यादा हैं उनका। जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें मैं कोई नहीं है, मैं तो है ही नहीं। मैं कभी इंटरव्यू दे नहीं सकता। एक इंटरव्यू दिया जो आज तक बल्ली की तरह है, वो लोग 5 दिन पहले का बना के चलाते हैं, वो 15 साल पहले का। तो मैंने उस दिन कहा कि यार मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये जिस लेवल पे बात आ गई, एक तो मेरे पास कुछ कहने को ऐसी मैंने कोई अचीवमेंट ही नहीं है। मुझसे पहले बहुत अच्छे और बड़े लोग आए, मेरी मौजूदगी में भी हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे बाद भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कुछ नहीं है, तो ये क्या लिखूंगा उसमें? ये तो यानी एक आई एम विजिटिंग दिस प्लैनेट। मैंने कहीं एक बड़े आदमी का, वो आपने वो होगा उनकी उसकी समाधि पे या कवर पे लिखा हुआ है कि नेवर बॉर्न नेवर डाइड, विजिटिंग दिस प्लैनेट, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ विजिट कर रहे हैं, ट्रांजिट पे हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी कर लो ना वो पारसाई है ना वो बड़ाई है, वो मेरे ह्यूमन बीइंग होने की जस्टिफिकेशन है। और व्हाट एवर आई डू आई बिलीव इन, तो वो मेरे ह्यूमन बीइंग होने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इकबाल, तुम्हारी जैसी ख्यालात वाला बंदा तो फिर डेथ वेथ से डरता नहीं होगा? नहीं, अभी मैं इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरा हूँ पिछले दिनों।
मेरी एक सर्जरी अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले एक मैं कराची गया तो एक 18 किलोग्राम का ब्लॉक लगा था, मैं कोमा में चला गया लगा था और ठीक हो गया उसमें। तो मैं ये समझता हूँ जो मेरी यहाँ ड्यूटी है, जितना मेरा यहाँ काम है इस जगह पर, जो मेरा पर्पस है वो अल्लाह मियाँ मुझसे पूरा करवाएंगे, उससे पहले मुझे नहीं लेके जाएंगे, तो उससे क्या डरना। ये जो मुख्तलिफ काम करते चले आए और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उस वक्त नहीं मालूम था कि किसी दिन डायरेक्शन में आ जाओगे, ड्रामे का उस तरह से सोचा भी नहीं था, वो एक ज़िंदगी थी जिसमें समझा। क्या आज से 10 साल बाद हो सकता है इकबाल बिल्कुल एक डिफरेंट कोई चीज़ कर रहा हूँ? हो सकता है 10 घंटे बाद ही डिफरेंट चीज़ हो रही है। इतने अनप्रिडिक्टेबल हो? नहीं, अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ मैं। अपना प्लान करता हूँ, मैं कहता हूँ यानी अल्लाह ताला इंसान को, हर इंसान को मौका दे कि वो 100 साल जिए और अपनी सारी की सारी गलतियों की तलाफ़ी करता चला जाए और एक जगह आकर वो अपने यहाँ पर भेजे जाने को जस्टिफाई करे। ठीक है। तो वो 100 साल का उसका वक्त मैं मांगता हूँ हमेशा, अपने लिए भी लोगों के लिए। और मैं उसको प्लान भी करता हूँ। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि किसी चीज़ ने इंस्पायर किया, तो मैं उसको समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, और इसने इस पूरी कायनात के अंदर, जैसे आई बिलीव के प्रॉब्लम कोई नहीं है, सब सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है। पूरी की पूरी यूनिवर्स को जब मैं देखता हूँ, जो जितना मैं पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, उसमें सोल्यूशन है। तो मुझे हो सकता है कि और मूवमेंट अगला सॉल्व कर दे कि यहाँ तक जो आया उससे आगे यहाँ जाना है, तो आप इसको कैसे लेंगे? अनप्रिडिक्टेबल नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल नहीं समझता। मैंने अपने सारे सेगमेंट्स लॉक किए होते हैं, उसको बहुत ऑर्गेनाइज किया होता है, डिसिप्लिन किया होता है, उनके साथ चलता हूँ। फ्री टाइम में क्या मतलब कुकिंग, जानवर, फूल, कॉमेडी प्रोग्राम्स, म्यूजिक, क्या देखते हो? क्या हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? मैंने एक जगह इसी तरह की जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वालदैन और उनका कुछ थोड़ा सा फार्मिंग से भी था कि मैं फार्मिंग कर लूँ साथ ये वो। फिर एरिया ऐसा था कि वहाँ मामलात कुछ ऐसे थे कि यार आप यहाँ शायद मुर्गी भी नहीं रख सकते। नेचर के बहुत करीब हूँ चूँकि, और करना भी चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं एक अपना टाइम, लेकिन इस वक्त जो ज़िंदगी है कई सालों से, वो एक बहुत ही मशीन की तरह है, और जिसको बहुत सारा सोचना है, बहुत सारा करना है और एक आउटपुट देनी है। 50 लोगों की टीम है, उनमें डेली बेसिस वाले हैं, चैनल है। मैं एक दिन खांसूं भी, बीमार भी हूँ, तो 50 लोगों की वो दिहाड़ी जाएगी। उस सारे प्रोसेस में मेरे पास अपने लिए कोई ख़ास वक्त नहीं है कि मैं जिसमें अपने जो है ना अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूँ या अपने आप को देखूँ। बस आँख खुली और काम, जब तक झूल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आके लेट तो कोई इतनी आइडियल ज़िंदगी ना हुई? मैंने पर्पस की आपसे बात की, वो फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक पे चला जाएगा। उसके ऊपर फिर मैंने बहुत अरसे से रिसर्च कर रहा हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर हमारे मुल्क में ही करते, वो कोई डेवलपर है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, लेकिन वो पर्पस ऑफ लाइफ पे डिफरेंट चीज़ों को देख कर ना वो काम करते हैं। तो मेरा शायद पर्पस यही है कि मैं यहाँ जो काम करने आया हूँ वही अच्छी तरह से कर लूँ, तो वही मेरा वो मकसद है आने का। उसके अलावा मैंने क्या करना है? नहीं, अपने आप को पैम्पर करना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। मेरा ख्याल है वो मुझे कोई इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए मकसद हो किसी चीज़ का जो है जिससे एक इज्तिमाई फ़ायदा बड़ा हो, वो ज़्यादा मायने रखता। अपनी ज़ात शायद ऐसा है। अगेन उसमें मैं क्या बोलूँ कि ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँ, जो भी करूँगा वो इंसान होने की दलील ही है बस। कॉमेडी लिखने का कभी सोचा? दूर दूर तक नहीं। मैंने कॉमेडी लिखने का एक आध दफ़ा उल्टी सीधी लिखी, बड़ी ही बेहंगम सी की भी, प्ले भी बनाया एक आध। लेकिन इस वक्त जो है ना, वो मेरा सब्जेक्ट संजीदगी है और ना ही कॉमेडी है। मैं कहीं बीच में एक आया हूँ इसके कि जो चल रहा है, जो फ्लो है, अगेन वही बात जो हमने शुरू जिससे की कि हमारे काम के अंदर कोई मैसेज नहीं है। आपको पता है बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं यार उल्टी सीधी तस्वीर बना दे, लोग खुद ही मैसेज इससे लेना। आई बिलीव इन डायरेक्ट मैसेज। आप अच्छा मैसेज डिलीवर करें। अगर आपके पास कोई बात है कहने को, या आपको एक समझ आई है, आपको एक अल्लाह ताला ने समझाया, तकदीर मामले ने कायनात में समझ आई, आप वो बांटें खैर की तरह, आप उसको आगे चलाएं, राइज करें। तो मैं उसके ऊपर फोकस रहता हूँ कि यार इस तरह का कोई काम करें जो मैसेज ओरिएंटेड हो, जिससे जैसे आपको पता है हमारे वो, फिर अगेन मैं लोगों को तनकीद से मना करता हूँ, ख़ुद क्या करूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द गुजरती हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। नफ़रतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, ना तो हम लोग इकट्ठे हुए थे इस स्टेट को लेकर झगड़ों के लिए, ना हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर, आप तो माशाल्लाह इतना एक्सपोजर आपने देखा है,
बाहर दुनिया अलग अलग है, हम यहाँ इकट्ठे हैं तो उसको और इकट्ठा करें ना, फैमिली को उसको स्ट्रेंथ बनाए, उसको स्ट्रेंथ दें, ना कि वो सास ने उसकी नाक काटने के लिए ये छुरी इस्तेमाल करनी है, ये कान कुतरने के लिए ये। आई डोंट बिलीव इन दिस। करना पड़ता, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इससे बिल्कुल अलग थलग कहीं खड़ा हूँ और वो करता हूँ, एक उस फ्लो में आके काम ऐसे भी होते हैं। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो कब तक और इस सोसाइटी को कहाँ ले जा रहा है। मैं कल परसों एक जगह गया हुआ था तो एक खातून विंडो के उस तरफ थी, उन्होंने मुझे ड्रामे के हवाले से बात शुरू होगी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये करते हैं काम, तो मेरा पैगाम भिजवाइए मीडिया को, एक बहन की तरफ से, एक बेटी की तरफ से, कि मैं बहुत एजुकेटेड फैमिली से हूँ और मैंने अपने घर से टीवी और केबल के कनेक्शन काट दिए हैं, क्योंकि जो आप लोग ड्रामे में दिखा रहे हैं उससे मेरे 3 बच्चे ख़राब हो रहे हैं। और वो मुझसे बहुत उल्टे सीधे सवाल करते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से, हमारे कल्चर से, हमारे उस ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये प्लीज़ इसको कंटेंट को ठीक कर लीजिए। मैंने कहा मैं तो अपना चलो पैगाम कही, इत्तेफाक से मेरी आपसे वो होगी बात, तो ये मैसेज उनका डिलीवर हो गया उस बहन का। लेकिन हमारा जो इस वक्त कंटेंट है उसको थोड़ा सा अपनी अलाइनमेंट चेंज करनी है। हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स है, आप नहीं करनी है ना, तुसी बैठे हो, तुसी सानू कह रहे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। सब ने सब मिल के करेंगे। अच्छा, मिल के करें, सब मिल के करेंगे। मैं अकेला तो अपने हिस्से का काम करके दुनिया चला जाऊंगा, वो अच्छा बुरा रिकग्नाइज जैसा होगा वो तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन सबको करना। आखिर में मुझे ये बताओ कि अपनी ज़ाती कहानी में कोई चैप्टर चेंज करना चाहोगे अगर रीलिव करना हो, कोई रिग्रेट? बोंगियाँ बहुत मारी हैं मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत बोंगियाँ मारी हैं और उनसे सीखा है। सो कोशिश करूँगा कि उतनी बड़ी ना मारूँ, लेकिन इतनी बोंगियाँ ज़रूर मारूँ कि इससे ज़्यादा सीख लूँ, इससे ज़्यादा लर्न करूँ और उसका कोई प्रैक्टिकल आउटपुट भी हो जो किसी के काम आ जाए। सिर्फ मिट्टी की ढेरी बना के ना चला जाऊँ, कोई काम आ जाए कहीं। इकबाल, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई और बड़े मज़े की। जी, मैं आपसे मिलने ही आया था एक्चुअली। हाँ, ये और मैं आपसे मिलने आया हूँ, ये तो बीच में देखिए जो जाल बिछाया था वो बिल्कुल सही टारगेट जो है जाल में फंसा। जीते रहो इकबाल, ऑल द बेस्ट, खुश रहें आप। आपका शुक्रिया, आपने बॉबी के साथ मुलाकात इतने अरसे बाद की। अब वो जब यंग जनरेशन को नहीं समझ आ रही बॉबी कौन है, तो भाई वो उनको समझ आ रही है, वो जो आपके बराबर में बैठी हैं या बैठे। ये हमारा प्यारा सा बॉबी इसी सेंटर का आज माशाल्लाह एक प्रॉपर क्रेडिबल सब्सटेंशियल काम कर रहा है एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ हिम। आपने मुझे ज़रूर बताना है हमारे फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान में जाके कमेंट्स में कि आपको इकबाल की बातें कैसी लगी। किसी बात से इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, कोई सवाल करें, कहीं नहीं भी ये बात ठीक नहीं है, कुछ बात को आगे बढ़ाइएगा। खुश रहें, खुदा हाफिज़।